Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 4th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की. देन हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया है. इंडियन नेवल शिप के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे. एक मैरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे इस सेशन में. पाटा गोल्ड अवार्ड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चेकआउट करेंगे. फिर देखेंगे कि पेरिस पैरालंपिक्स में मोना अग्रवाल किस वजह से न्यूज में आ गई हैं. फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं और रिम टू बैलिस्टिक मिसाइल किस कंट्री की है. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस सेशन में आगे डिस्कस होने वाली हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली वेयर वॉज द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 हेल्ड. हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहां पर आयोजित किया गया. द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन मुंबई. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को एट द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर इन मुंबई. ठीक है, और इस इवेंट को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, NPCI means National Payments Corporation of India and FCC means FinTech Convergence Council ने. ठीक है, तो ये जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है इसको कंसीडर किया जाता है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग जहां पे फिनटेक स्टार्टअप्स एक साथ इकट्ठे होते हैं. इसके अलावा इन्वेस्टर्स, एक्सपर्ट्स, बैंकर्स और रेगुलेटर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम अराउंड द ग्लोब. ठीक है, तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी. आंसर है हमारी इंटरटेनमेंट सिटी, बी ऑप्शन मुंबई. ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करें तो ये कब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे इंडिया के 2014 में, और ये इनका तीसरा सत्र चल रहा है. कौन सी एक इंपॉर्टेंट बुक है जो इन्होंने लिखी थी ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये है कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज. ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर कोई किताब लिखते हैं तो वो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको फिर याद रखना पड़ेगा. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि GFF यानी कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कब एस्टैब्लिश हुआ था 2019 में. ओके, यहाँ पे हमने NPCI की बात करी है, तो NPCI के रिगार्डिंग आपसे ये पूछा जा सकता है कि NPCI को कब फाउंड किया गया था, तो ये फाउंड हुआ था 2008 में. ओके, और कौन सा एक मेजर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारा मैनेज करता है. इट इज द UPI मीन्स यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. ओके, करंट में CEO कौन है NPCI के, इट इज दिलीप असबे. ओके, प्रेजेंट में के MD, और इसके अलावा CEO हैं NPCI के. फाइन, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक मेजर इंडियन इवेंट है जहां पे फोकस होता है फिनटेक फर्म्स को ग्लोबल लेवल पे यूनाइट करना. सो दिस इज द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच आर्म्ड फोर्स हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नमन टू सपोर्ट वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज. हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है. प्रोजेक्ट नमन है इंडियन आर्मी का. बेसिकली इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट नमन को टू सपोर्ट द डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज. ये प्रोजेक्ट बेस्ड है स्पर्श डिजिटल पेंशन सिस्टम के ऊपर, जहां पे पेंशन का जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जाता है डिफेंस पर्सनल के लिए. ठीक है, इस पर्पस के लिए रिसेप्शन और फैसिलिटेशन सेंटर सेटअप किए जा रहे हैं थ्रू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इंडियन आर्मी, CSC ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड एंड HDFC बैंक. ओके, तो ये जो सेंटर्स हैं ये ऑफर करेंगे स्पर्श इनेबल्ड पेंशन सर्विसेज को, साथ ही कुछ और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी एट वन सिंगल लोकेशन. और इसके पहले फेज में 14 सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं डिफरेंट सिटीज के अंदर, लाइक न्यू दिल्ली, जालंधर एंड बैंगलोर. ठीक है, और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स मैनेज करेंगे इन सेंटर्स को विद HDFC बैंक्स फाइनेंशियल सपोर्ट. ओके, तो हाल ही में इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नमन वेटरन्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट देने के लिए. ओके, कौन सी इंडिया की मिनिस्ट्री है जो कि हैंडल करती है पेंशन रिलेटेड चीजों को फॉर रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल. दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. फिर मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस पीरियड क्या होता है फॉर अ रेगुलर पेंशन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज. कोई भी व्यक्ति अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में मिनिमम 20 साल तक काम कर चुका है तो फिर वो पेंशन, रेगुलर पेंशन के लिए एक्चुअली में अवेलेबल हो जाता है. ठीक है, अगर 20 साल से कम उसने काम किया है तो फिर वो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा. फिर इसके अलावा कौन सी एक पेंशन स्कीम है जिसने कि रिप्लेस किया ओल्ड पेंशन सिस्टम को.
अपने नए रिक्रूट्स के लिए इन द इंडियन डिफेंस सर्विसेज फ्रॉम 2004. दिस इज द न्यू पेंशन स्कीम. ओके, यहाँ पे मैंने बात करी थी स्पर्श डिजिटल पेंशन सिस्टम की. इसके बारे में कुछ और चीजें देखें अगर, तो स्पर्श का फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होता है? स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा. ठीक है, तो ये जो स्पर्श सिस्टम है इसको कब लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने? अगस्त 2021 में. कौन से 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको इंटीग्रेट किया गया इस सिस्टम में टू स्ट्रीमलाइन द पेंशन प्रोसेस? दिस इज iFAMS एंड आधार. iFAMS क्या है? ये है इंटीग्रेटेड फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, ये एक तरह का फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको यूज किया जाता है फॉर एफिशिएंट बजटिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. ठीक है, और आधार के बारे में आप सब जानते हैं कि ये इंडिया का यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जिसमें कि 12 डिजिट का यूनिक नंबर दिया जाता है और वो लिंक होता है टू द इंडिविजुअल्स बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डेटा. ओके, फिर इसके अलावा कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज किया जाता है स्पर्श में टू ऑथेंटिकेट द पेंशनर्स? तो इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का यूज होता है. फाइन. Moving to question number 3. Which Indian naval ship recently participated in a maritime partner exercise with Spanish ship Atalia? हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास में भाग लिया है? दिस इज INS टाबर. INS टाबर ने कंडक्ट की है एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद द स्पेनिश नेवीज शिप अटलाया इन द मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, और ये एक्सरसाइज सिग्निफाई करती है इंडिया की नेवल आउटरीच को. साथ ही ये एक तरह का माइलस्टोन साबित हो रहा है इन द मैरीटाइम कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड स्पेन. ठीक है, तो ये जो MPX है इसमें एडवांस्ड एक्सरसाइजेज इंक्लूडेड थी, लाइक फॉर एग्जांपल स्टेशन कीपिंग और रिप्लेनिशमेंट एट सी अप्रोचेस, फ्लाइंग एक्सरसाइज, स्टीम पास्ट एक्सेट्रा. तो दोनों नेवीज ने यहाँ पे हाई प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट शो किया है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायलिटरल नेवल टाइज रिइंफोर्स होते हैं और कॉपरेशन इनहांस होता है इन द मैरीटाइम डोमेन. ठीक है, तो हाल ही में INS टाबर ने पार्टिसिपेट किया है इन अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद स्पेनिश शिप जिसका नाम है अटालिया. ठीक है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे पहले इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? कोई भी 2 कंट्रीज क्यों ऐसी एक्सरसाइज कंडक्ट कराती हैं? ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो नेवल कॉपरेशन है और इंटरऑपरेबिलिटी है वो इनहैंस हो सके. ठीक है, कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने कंडक्ट किया है एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन द मेडिटेरेनियन सी हाल ही में? तो ये कंट्रीज थी इंडिया और स्पेन. इंडिया की तरफ से गई थी INS टाबर और स्पेन की तरफ से आई थी इनकी शिप अटालिया. ठीक है, मेडिटेरेनियन सी की बात करें तो कौन सा एक मेजर स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ? दिस इज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. और कौन सा एक लार्जेस्ट आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी में? इट इज द सिसली. ओके, सिसली आइलैंड ये लार्जेस्ट आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी का और ये एक ऑटोनॉमस रीजन है इटली का बेसिकली. फाइन. और इस आइलैंड की कैपिटल का नाम है पैलेर्मो. ओके, माउंट एटना जो कि यूरोप का हाईएस्ट और मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है वो भी इसी सिसली में लोकेटेड है. फाइन. Moving to question number 4. Which state's tourism recently won the Pata Gold Award 2024 for innovative holiday heist campaign? हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने अभिनव हॉलिडे हीस्ट अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, केरला. केरला की टूरिज्म ने जीत लिया है पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 अपने हॉलिडे हीस्ट ऑनलाइन कॉन्टेस्ट के लिए इन द डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कैटेगरी. ओके, इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था जुलाई 2023 में और इसमें यूज किया गया एक बिडिंग गेम को ऑन द व्हाट्सएप चैटबॉट माया जिससे कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए और लगभग 80,000 बिड्स कंडक्ट हुई बाय द ट्रेवलर्स इन अक्रॉस इंडिया टू विजिट द केरलास प्राइम डेस्टिनेशन एट वेरी लो प्राइसेस. ओके, तो इस कैंपेन ने जनरेट किया मोर देन 45 मिलियन इंप्रेशंस और इसके अलावा 13 मिलियन वीडियो व्यूज. ओके, तो कुछ पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने टूर पैकेजेस भी जीते वर्थ 30,000 रुपीज फॉर जस्ट 5 रुपीज और केरला टूरिज्म ने इसी के साथ रिसीव किया अवार्ड को इन बैंकॉक ऑन 28 अगस्त 2024. ठीक है, तो हाल ही में केरला की टूरिज्म ने जीत लिया है पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 को अपने इनोवेटिव हॉलिडे हीस्ट कैंपेन के लिए. फाइन. कौन सा एक फेमस फेस्टिवल है जो केरला में मनाया जाता है और ये जाना जाता है फॉर इट्स स्नेक बोट रेसेस? दिस इज द फेस्टिवल ओनम. कई बार आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में पूछा जाता है कि ओनम कौन से स्टेट का एक फेस्टिवल है? याद रखिएगा ये केरला में मनाया जाता है. पाटा गोल्ड अवार्ड की बात करें तो कौन से साल में पाटा गोल्ड अवार्ड जो है वो फाउंड किया गया था? तो 1951 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और जो पाटा है इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन. ठीक है, और यहाँ पे व्हाट्सएप की बात हुई थी तो व्हाट्सएप का फाउंड हुआ था 2009 में. फाइन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5.
Mona Agarwal recently won a bronze medal in which event at the 2024 Paris Paralympics? मोना अग्रवाल ने हाल ही में 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? द करेक्ट आंसर हियर इज शूटिंग। मोना अग्रवाल एक वेल नोन फिगर हैं इन पैरा शूटिंग बेसिकली। हाल ही में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द R2 वुमेन 10 मीटर्स एयर राइफल SH1 इवेंट एट द 2024 पैरा ओलंपिक्स। ठीक है, ये राजस्थान को बिलोंग करती हैं और इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, जहाँ पे इनको पोलियो हो गया था सिर्फ 9 महीने की उम्र में, और इसके बावजूद इन्होंने अपनी एजुकेशन परस्यू की है, डिग्री हासिल करी आर्ट्स के सेक्टर में, और इन्होंने यहाँ पे मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में वाया डिस्टेंस लर्निंग। और 23 इयर्स ऑफ एज पे मोना ने चूज किया कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से अब रहेंगी, और इन्होंने HR और मार्केटिंग रोल्स में काफी नॉलेज हासिल करी, और फाइनली 2016 में ये बन गई एक पैरा एथलीट इंडिया की तरफ से, जहां पे इन्होंने गोल्ड जीता था स्टेट डेब्यू थ्रो इवेंट्स में, और फिर मेडल्स इन्होंने जीते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग में। ठीक है, तो मोना अग्रवाल न्यूज में क्यों आई? क्योंकि हाल ही में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एट द 2024 पेरिस पैरालंपिक्स, और ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? तो करेक्ट आंसर इज शूटिंग। ठीक है, शूटिंग स्पोर्ट्स की बात करें तो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं किसी शूटिंग स्पोर्ट्स में? तो दिस इज द कंट्री US। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे एवरी ईयर? हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन 30th ऑफ अगस्त। ठीक है, इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे होता है 30th ऑफ अगस्त को। और व्हेल शार्क के बारे में हम क्या चीजें जानते हैं? सबसे पहले ये लार्जेस्ट फिश हैं इन द वर्ल्ड, और ये एक फिल्टर फीडिंग शार्क स्पेशीज होती हैं। ये फाउंड होती हैं इन द टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल ओशंस ग्लोबल लेवल पे, एक्सेप्ट द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो व्हेल शार्क्स का डार्क ग्रे टॉप होता है विथ लाइट स्पॉट्स एंड स्ट्रिप्स, और ये बेसिकली फिल्टर फीडर्स हैं, और ये प्रोसेस कर सकती हैं ओवर 6000 लीटर्स ऑफ वाटर पर आवर को थ्रू देयर गिल्स। ओके, तो क्या क्या चीजें खा सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल प्लैंकटन हो गए, स्मॉल फिश हो गई, और इसके अलावा और भी चीजें हैं। IUCN ने याद रखिएगा कि इनको क्लासिफाई किया है एज इंडेंजर्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस कैटेगरी में आती है IUCN लिस्ट में? तो ये इंडेंजर्ड स्पेशीज में आती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल व्हेल शार्क डे हम ऑब्जर्व करते हैं 30th ऑफ अगस्त को। IUCN इंडेंजर्ड स्पेशीज की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट फर्स्ट टाइम कब स्टैब्लिश हुई थी? 1964 में। कितने स्पेशीज इसमें फिलहाल लिस्टेड हैं एज इंडेंजर्ड? तो 7000 से भी ज्यादा इसमें स्पेशीज मौजूद हैं जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है IUCN का टू क्लासिफाई अ स्पेशीज एज इंडेंजर्ड? तो पॉपुलेशन साइज देखा जाता है, रेट ऑफ डिक्लाइन देखा जाता है, ज्योग्राफिक रेंज उनकी क्या है, और हैबिटेट एरिया क्या है, यानी कि वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को देखते हुए फिर IUCN किसी भी स्पेशीज को इंडेंजर्ड डिक्लेयर करता है। फाइन, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, RIM-2 बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? हाल ही में खबरों में रही RIM-2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन यूक्रेन। यूक्रेन ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम इन्होंने रखा है RIM-2। ठीक है, और इसको डेवलप किया है इनकी डिफेंस इंडस्ट्री ने। RIM-2 जो है ये एक यूक्रेनियन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, बेसिकली आप ये कह सकते हैं, और ये कंबाइन करता है फीचर ऑफ टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम एंड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। तो जो एक्सपोर्ट वर्जन है RIM-2 का, उसकी रेंज लिमिटेड है टू 280 किलोमीटर्स टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल रेगुलेशंस, और यूक्रेन की मिलिट्री के लिए मिसाइल की रेंज को फर्दर एक्सटेंड किया गया है और इसको 700 किलोमीटर तक की रेंज तक बनाया गया है। ठीक है, तो सैप्सन सिस्टम फीचर करता है 10 व्हील्ड लॉन्चर को, जिसमें कि 2 मिसाइल्स होती हैं, और ये इवेट कर सकते हैं मॉडर्न एयर डिफेंसेस को, और ये बहुत सिमिलर है रशिया के इस्कंदर मिसाइल के साथ। ठीक है, तो RIM-2 बैलिस्टिक मिसाइल जो पहली बार डेवलप किया है यूक्रेन ने, वो इस वजह से न्यूज में है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि RIM-2 किस तरह की मिसाइल है, तो याद रखना है आपको कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है, किस कंट्री ने डेवलप किया है? तो आंसर इज यूक्रेन। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं रशिया के इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की, उसके लिए रेंज कितनी है? तो उसकी रेंज है 500 किलोमीटर, यानी कि जो इनकी RIM-2 बैलिस्टिक मिसाइल है उससे भी कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो यूक्रेन कंट्री के लिए मिसाइल की रेंज रखी गई है वो 700 किलोमीटर है, और एक्सपोर्ट पर्पस के लिए 280 किलोमीटर की रेंज रखी गई है, सो दैट इट कैन कंप्लाई विद इंटरनेशनल रेगुलेशन। ठीक है, फिर इसके अलावा
कौन सी एक ट्रीटी है जो कि लिमिट करती है रेंज एंड पेलोड को किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन? दिस इज द आईएनएफ ट्रीटी। फाइन। आईएनएफ ट्रीटी इसका फुल फॉर्म है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इसको 1987 में साइन किया गया था और ये एलिमिनेट करता है सभी तरीके के लैंड बेस्ड बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स को विद रेंजेस बिटवीन 500 टू 5500 किलोमीटर्स। फाइन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, वाधवन पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा वाधवन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है फाउंडेशन फॉर द वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट इन पालघर महाराष्ट्र और इसके लिए लागत कितनी है? 76,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, इसी के साथ ये वन ऑफ द टॉप 10 पोर्ट्स में शामिल हो जाएगा जहां पे इसकी हैंडलिंग कैपेसिटी होगी 23.2 मिलियन TEUs और ये होगा वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट्स जो कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑफर करेगा टू द इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स। ठीक है, इसमें इक्विप्ड होंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें फीचर किए जाएंगे डीप बर्ड्स एंड एफिशिएंट कार्गो हैंडलिंग। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली। इससे जो लोकल बिजनेसेस हैं वो भी बूस्ट हो जाएंगे और ये सपोर्ट करेगा रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है ताकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम हो सके और एक बार जब ये ऑपरेशनल हो जाएगी तो इस पोर्ट से डेफिनेटली जो इंडिया की मैरीटाइम कनेक्टिविटी है वो इन्हांस होगी और ये ग्लोबल ट्रेड पोजीशन को कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथन करेगा मार्केट में। ठीक है, तो वाधवन पोर्ट जो आजकल चर्चे में है ये कहाँ पे लोकेटेड है? आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पोर्ट लोकेटेड है? सो दिस इज द पालघर इन महाराष्ट्र। और क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट के लिए? सो दिस इज 76,000 करोड़ रुपीज। ओके, डीप वाटर पोर्ट्स की कुछ बात करें अगर तो कौन से कंट्री में वर्ल्ड का डीपेस्ट पोर्ट लाई करता है? दिस इज रॉटरडैम इन द कंट्री नीदरलैंड। ओके, मेन एडवांटेज क्या होता है डीप वाटर पोर्ट्स का? आप लार्ज वेसल्स को आसानी के साथ अकोमोडेट करवा सकते हैं। फिर मैरीटाइम कनेक्टिविटी की बात करें तो कौन सी कंट्री फर्स्ट पोजीशन पे आती है इन शिप कनेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी? दिस इज द कंट्री सिंगापुर। ओके, और मेन ग्लोबल शिपिंग रूट कौन सा है जो कि कनेक्ट करता है अटलांटिक को पैसिफिक ओशन के साथ? दिस इज द पनामा कैनल। इसके बारे में सब जानते हैं। और कितने परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड है जो कि कैरी होता है बाय द इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री? दिस इज अबाउट 90%। राइट। कौन सा यूनाइटेड नेशन गोल है जो कि फोकस करता है ऑन सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज? दिस इज द गोल 11 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिस्ट। और कौन से साल में यूनाइटेड नेशंस ने सेट किया है एज अ टारगेट फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो 2030 इसके लिए डेडलाइन रखी गई है कि 2030 तक हमें सारे अपने गोल्स को अचीव करना होगा। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, What is the name of the cyclone that recently formed over the Kutch coast in Gujarat? हाल ही में गुजरात के कच्छ तट पर बने चक्रवात का नाम क्या है? द करेक्ट आंसर हियर इज सी ऑप्शन, साइक्लोन असना। ठीक है, साइक्लोन असना फॉर्म हुआ था बिकॉज ऑफ डीप डिप्रेशन ओवर गुजरात के कच्छ रीजन और ये इसी के साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट हो गया ओवर द अरेबियन सी। ठीक है, तो अनलाइक टिपिकल साइक्लोन्स जो कि फॉर्म होते हैं ओवर वार्म ओशन वाटर, असना डेवलप हुआ है लैंड पे इन द स्टेट ऑफ गुजरात। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो साइक्लोन्स मेनलैंड इंडिया पे सिर्फ 3 बार ही ओरिजिनेट हुए हैं। एक बार अगस्त में 1976 में, फिर 1964 में और 1944 में। ठीक है, और ये स्ट्रेंथन होते हैं जैसे जैसे अरेबियन सी की तरफ मूव करते हैं। पॉसिबल कॉजेज इसमें क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि जो अनयूजुअल मानसून विंड्स हैं वो इसका वन ऑफ द रीजन है। फिर मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी और सॉइल मॉइस्चर वगैरह। इसके अलावा जो इंडियन ओशन की वार्मिंग है उसकी वजह से ये साइक्लोन्स फॉर्म हो जाते हैं मेनलैंड पे। ठीक है, तो हाल ही में साइक्लोन असना ने हिट किया है गुजरात के कच्छ तट को। फाइन। अरेबियन सी के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले इस पे लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप कौन सा है? तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है हमारा वो लार्जेस्ट आइलैंड ग्रुप है अरेबियन सी पे। कौन सी रिवर फ्लो होती है अरेबियन सी में? तो ये है इंडस रिवर। दुनिया की सबसे बड़ी क्रीक जो अरेबियन सी में है इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोरी क्रीक। ठीक है, कच्छ रीजन में कौन सा एक फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट लाई करती है? दिस इज द धोलावीरा। धोलावीरा आप इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें आप काफी इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर मेजर सॉल्ट डेजर्ट कौन सा है जो कच्छ में लोकेटेड है? इट इज द रन ऑफ कच्छ। ओके, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म एक कौन सा है जो कच्छ से ओरिजिनेट होता है? दिस इज द डांडिया रास। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, Who has been appointed as the new cabinet secretary for the government of India? भारत सरकार के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, टीवी सोमनाथन। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है एज द 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसी के साथ इन्होंने सक्सीड किया है किसको? मिस्टर राजीव गौबा जी को। ठीक है,
तो राजीव गौबा के बारे में एक खास बात क्या है कि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, क्योंकि ये इस पोजीशन पे थे सिंस अगस्त 2019। राजीव गौबा 1982 बैच आईएएस ऑफिसर हैं। इनको 3 बार एक साल का एक्सटेंशन दिया गया अंटिल अगस्त 2024। गवर्नमेंट ने अमेंड किए हैं रिटायरमेंट रूल्स टू एक्सटेंड द गौबास टर्म, और इनके पहले प्रदीप कुमार सिन्हा का लॉन्गेस्ट टर्म था एज कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर ओवर 4 years। ठीक है, सोमनाथन की बात करें अगर हम, टीवी सोमनाथन जी की, तो ये 1987 बैच तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, और पहले ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे, साथ ही एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इनकी पीएचडी है इकोनॉमिक्स में, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। इनके डिफरेंट रोल्स रहे हैं तमिलनाडु में और साथ ही वर्ल्ड बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि टीवी सोमनाथन बन गए हैं हमारे नए कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसको रिप्लेस करके बने हैं ये भी बात याद रखिएगा, इन्होंने सक्सीड किया है राजीव गौबा को। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और अब हम यहाँ पे बढ़ेंगे हमारे रिवीजन वाले पार्ट की तरफ, जिसमें डेली हम कोई भी 3 टॉपिक्स उठाते हैं और उनका रिवीजन अच्छे तरीके से करते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम कौन से 3 टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को, फिर हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स की, और थर्ड पे हम देखेंगे कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ की। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की तरफ, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज हिरोशिमा डे एवरी ईयर। ये अगस्त 2024 का क्वेश्चन है। हिरोशिमा डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 6 अगस्त को। ठीक है, व्हेन इज द नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। नेशनल वोटर्स डे होता है 25 जनवरी को। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024। इसके लिए हमने थीम रखी ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। ठीक है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज एमएसएमई डे एवरी ईयर। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 27 जून को। ऑन विच डेट द नेशनल स्टार्टअप डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। ये सेलिब्रेट होता है 16 जनवरी को। व्हाट इज द थीम ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024। इसके लिए हमने थीम रखी मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे एवरी ईयर। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 5 मार्च को। ठीक है, सेकेंड पोजिशन पे हम देखेंगे कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द इम्पैक्ट फील्डर ऑफ द ओडीआई सीरीज। ये ऑनर दिया गया है साई सुदर्शन जी को। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कीर्ति प्रोग्राम दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। कीर्ति प्रोग्राम का पर्पज है स्पोर्ट्स को यूज करना एज अ टूल टू कर्ब एडिक्शन टुवर्ड्स ड्रग्स। ओके, सुखबीर सिंह गिल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। सुखबीर सिंह गिल एक हॉकी प्लेयर थे। दत्ताजीरो कृष्णाराव गायकवाड़ हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। ये क्रिकेटर थे। रिसेंटली हु वन द नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल फॉर द 12th टाइम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर है रश्मि कुमारी। ठीक है, रिसेंटली इंडियन हैमर थ्रोअर रचना कुमारी हैज बीन बैंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स फॉर डोपिंग। डोपिंग की वजह से इनको बैन कर दिया गया है अगले 12 सालों के लिए। प्राची यादव हु रिसेंटली वन 2 गोल्ड मेडल्स इन द एसीसी पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप्स 2024 बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। इस चैंपियनशिप में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, और प्राची यादव बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश को। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IDSP मीन्स इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इसका मेन पर्पज है टू स्ट्रेंथन एंड मेंटेन अ डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बेस्ड IT इनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर मोरियम फॉल्स इनटू विच कैटेगरी। ये क्या चीज है? तो ये एक सुपर हैवी एलिमेंट है। प्रोब 3 मिशन इज रिलेटेड टू विच स्पेस एजेंसी। ये बिलोंग करता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी को। Recently, which IIT successfully transferred a pioneering swine fever vaccine technology to Biomed Private, a vaccine manufacturing company. This is IIT Guwahati. What is fentanyl recently mentioned in the news? Fentanyl क्या चीज़ है? ये एक तरह का ड्रग है। What is KS Star recently seen in the news? ये क्या चीज़ है? ये एक फ्यूजन रिएक्टर है। किस कंट्री को बिलोंग करता है? साउथ कोरिया को। ठीक है, Recently, which organization has released upgraded dietary guidelines for Indians to suit modern eating habits for 2024? The correct answer here is ICMR, means Indian Council of Medical Research. ठीक है, तो ये कुछ रिवीजन वाले क्वेश्चंस हो गए। डेली हम 3 टॉपिक्स यहाँ पे रिवाइज करते हैं शिफल्ड फॉर्मेट में, ताकि जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है वो काफी बढ़ सके। और मुझे खुशी होती है देख के कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे होमवर्क में पार्टिसिपेट करते हैं। जो होमवर्क की क्विज दी जाती है लास्ट में, उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप सब लोग एटलीस्ट कोशिश करिए, जितने भी आपको आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपको सारे आते हैं तभी आपको लिखना है। ठीक है, तो आज की जो होमवर्क क्विज रहेगी उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के। टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं।
ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं और कोशिश करनी है इनका आंसर कमेंट में मेंशन करने का, ठीक है। तो कल फिर हम मिलेंगे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQs सीरीज से लिए गए हैं ऑन आवर जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो अगर आप में से कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, ओके। चलिए फिर कल मिलते हैं हम। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.